आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद अनोखी और सच्ची कहानी की किताब द न्यूरो साइंटिस्ट हु लॉस्ट हर माइंड, माई टेल ऑफ मैडनेस एंड रिकवरी, जिसे लिखा है बारबरा के लिप्सका और इलेन मैक आर्डल ने। यह कहानी है डॉक्टर बारबरा लिप्स्का की, जो एक न्यूरो साइंटिस्ट है। वह दिमाग और उसकी पेचीदगियों को समझने वाली वैज्ञानिक है, जो मानसिक बीमारियों पर शोध करती है। लेकिन यह कहानी उनके अपने दिमाग के उस भयानक दौर की है, जब वह खुद ही पागलपन के अंधेरे कुएं में गिर गई और फिर चमत्कारिक ढंग से वापस लौटी। यह 2015 की बात है। बारबरा एक मजबूत, ऊर्जा से भरपूर महिला है। वह दौड़ती है, साइकिल चलाती है, तैरती है। उनका सपना है आयरन मैन ट्रायथलॉन में भाग लेना। वे सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि एक एथलीट भी है। लेकिन जनवरी 2015 के एक सुबह पूल में तैरने के बाद उनके साथ कुछ अजीब होता है। वह अपना दाहिना हाथ नहीं देख पाती। जब वह हाथ को अपनी दृष्टि के निचले दाएं कोने में ले जाती है, तो वह गायब हो जाता है, जैसे कोई जादू का खेल हो। एक न्यूरो साइंटिस्ट होने के नाते वह तुरंत समझ जाती हैं कि यह कोई आंख की समस्या नहीं, बल्कि दिमाग का ट्यूमर हो सकता है। उनकी सांसें थम जाती है। कुछ ही दिनों में एमआरआई स्कैन से पता चलता है कि उनके दिमाग में 3 ट्यूमर है। उन्हें मेलानोमा, यानी त्वचा का कैंसर है, जो दिमाग में फैल चुका है। 3 साल पहले उनकी गर्दन के पीछे मेलानोमा का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अब वह वापस आ गया था, और इस बार और भी खतरनाक रूप में। बारबरा के पहले पति विटोल्ड इसी बीमारी से मरे थे। उन्हें पता है कि मेलानोमा का दिमाग में फैलना मौत की सजा के समान है। डॉक्टर कहते हैं शायद 4 से 7 महीने और है। वह अपने परिवार के साथ बोस्टन के ब्रिघम अस्पताल जाती हैं। उनका ऑपरेशन होता है। एक ट्यूमर जो खून बह रहा था निकाल दिया जाता है, लेकिन राहत थोड़ी देर की होती है। कुछ ही हफ्तों में नए ट्यूमर उगाते हैं। अब वह एक क्लिनिकल ट्रायल में शामिल होती हैं, जिसमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। यह एक नई और क्रांतिकारी उपचार पद्धति है, जो शरीर की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैंसर से लड़ने के लिए उकसाती है। बारबरा को पूरा भरोसा है कि यह काम करेगा। वह इसी उम्मीद पर टिकी है। लेकिन इलाज शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद कुछ अजीब होने लगता है। पहले तो छोटी-मोटी बातें। वह न्यू हेवन में अपनी बेटी काशिया के घर जाती है। ट्रेन में देरी होती है और वह पागलों की तरह गुस्सा करती हैं। वह बार बार कहती हैं, हम ट्रैक बेकार है। बारबरा हमेशा से मुखर रही हैं, लेकिन इतना अधिक गुस्सा। उनके दामाद जेक को कुछ गड़बड़ लगती है। बारबरा अपने पोते सेबेस्टियन पर चिल्ला उठती है, जो मासूमियत से उनसे लिपटने आया था। चुप रहो, बस करो। वह चीखती है। छोटा सेबेस्टियन रोने लगता है। बारबरा को अपने व्यवहार में कुछ भी गलत नहीं लगता। उसे लगता है सब लोग उसके खिलाफ है। यह शुरुआत है उस भयानक दौर की, जब बारबरा का दिमाग उनका साथ छोड़ने लगता है। असल में इम्यूनोथेरेपी की दवाओं ने उनके दिमाग में सूजन पैदा कर दी थी। ट्यूमर मर रहे थे, लेकिन उनकी मौत के बाद बचा मलबा और सूजन उनके फ्रंटल लोब पर दबाव डाल रही थी। फ्रंटल लोब हमारे व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, सहानुभूति और आत्म नियंत्रण का केंद्र होता है। जब यह हिस्सा खराब हो जाता है, तो इंसान बदल जाता है। बारबरा का व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलता है। वह और भी अधिक आवेगी, गुस्सैल और स्वार्थी हो जाती है। एक दिन वह बिना प्रोस्थेटिक ब्रेस्ट लगाए, बालों में हेयर डाई लगाकर पूरे इलाके में दौड़ने निकल जाती है। उसके कपड़ों पर डाई फैल रही है। उसका शरीर बेढंगा लग रहा है, लेकिन उसे कुछ भी अटपटा नहीं लगता। वह अपने पति मिरेक के कार्यालय में जाती है और मिरेक उसे देखकर सहम जाता है। क्या हुआ? वह पूछता है। बारबरा को समझ नहीं आता कि वह इतना घबराया हुआ क्यों है। एक दिन वह काम से घर लौटते समय अपनी कार खोज नहीं पाती। पार्किंग में भटकती है। जब कार मिलती है, तो सीट बेल्ट नहीं लग पाती। वह गाड़ी में इस तरह से घुसती है कि पास खड़े ट्रक से टकरा जाती है। वह बिना रुके वहां से निकल जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर का रास्ता भूल जाती है। वह उस इलाके में रहती है जहां वह पिछले 25 साल से रह रही है, लेकिन सड़कें उसे अपरिचित लगती है। वो भटकती रहती है। एक बार तो वह अपने ही मोहल्ले में खो जाती है और पेशाब का दबाव इतना बढ़ जाता है
कि वह अपनी पैंट में ही पेशाब कर देती है। उसे कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो बस चलती रहती है, गीले कपड़ों में। बारबरा को खुद पता नहीं है कि वह पागल हो रही है। उसकी इस स्थिति को एनोसोग्नोसिया कहते हैं, यानी अपनी ही बीमारी को पहचानने में असमर्थता। ये स्किज़ोफ्रेनिया और डिमेंशिया जैसी बीमारियों में आम है। उसका फ्रंटल लोब, जो आत्म जागरूकता के लिए जरूरी है, पूरी तरह से ठप हो चुका है। इसलिए वह नहीं देख पाती कि वह कितनी बदल चुकी है। वह सोचती है, दुनिया पागल है, सब लोग उसके खिलाफ है। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। एक रात वह आधी रात को उठती है और उल्टी करती है। उल्टी में उसे प्लास्टिक के टुकड़े दिखते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि पिज्जा में किसी ने उसे जहर दे दिया है। वह अपने पति मिरे को जगाकर चिल्लाती है, पिज्जा प्लास्टिक का बना था, वे हमें जहर दे रहे हैं। मिरेक समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। वह अपनी बेटी को फोन करती है और वही बात दोहराती है। काशिया परेशान हो जाती है। वह समझ जाती है कि उसकी मां ठीक नहीं है। बारबरा का अपने ही परिवार पर से भरोसा उठ जाता है। वह सोचती है, मिरेक और काशिया उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जब काशिया उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देती है, तो वह गुस्से से ईमेल लिखती है, मैं ठीक हूं, मैं अपने फैसले खुद लूंगी। लेकिन आखिरकार एक दिन वह अस्पताल पहुंचती है। वहां एमआरआई स्कैन के बाद डॉक्टर एटकिंस उसके कमरे में आते हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी है। वह कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी काम नहीं की। आपके दिमाग में 18 नए ट्यूमर हो गए हैं। बारबरा के पति और बेटी के आंसू छूट जाते हैं। लेकिन बारबरा, वह बिल्कुल शांत है। वह कहती है, ओह, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। ये सूजन है, ये ठीक हो जाएगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अगर सूजन बढ़ी तो वो कोमा में जा सकती है और फिर मौत। बारबरा यह सब सुनती है जैसे कोई वैज्ञानिक किसी दूसरे के दिमाग के बारे में पढ़ रहा हो। वह कहती है, ठीक है, मैं अपने मामलों को व्यवस्थित कर लूंगी। वह रोती नहीं, डरती नहीं, वह सिर्फ भूखी है। वह अस्पताल में नाश्ते के लिए हंगामा खड़ी कर देती है क्योंकि खाना देर से आ रहा है। उसकी बेटी रोते हुए कहती है, माँ, तुम्हारी जान खतरे में है और तुम नाश्ते की चिंता कर रही हो। बारबरा को समझ नहीं आता कि नाश्ता कैसे अहम नहीं हो सकता। इस समय तक बारबरा का दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वह खाना नहीं बना सकती। वह रेसिपी भूल गई है। वह ब्रेड बनाना भूल गई है, जो उसने सालों से किया था। एक रेस्तरां में वह बिल का टिप नहीं निकाल पाती। $70 का 20% कितना होता है? उसकी बेटी पूछती है। बारबरा उत्तर नहीं दे पाती। 12 को 3 से भाग करो। बारबरा फिर से असफल। वह सिर्फ जोड़ सकती है, बस इतना ही। उसका गणितीय दिमाग, उसका पैरिएटल लोब, जो संख्याओं को समझता है, पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका है। फिर भी बारबरा को अपनी इस स्थिति का एहसास नहीं है। वह खुद को पूरी तरह से ठीक समझती है। एक दिन वह जंगल में 7 मील पैदल चलने की जिद करती है। परिवार मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती। वह चलती है। रास्ते में उसे चैंट्रेल मशरूम दिखते हैं। वह मिरेक को उन्हें तोड़ने भेज देती है। लेकिन जब वह थक जाती है और वापस आना चाहती है, तो उसे मिरेक का स्थान याद नहीं रहता। वह भूल जाती है कि सड़क एक लूप है। वह अपने फोन से उसका नंबर नहीं निकाल पाती। वह गाड़ी में बैठती है और बेतरतीब दिशा में चलने लगती है। वह अपने बच्चों पर चिल्लाती है। आखिरकार मिरेक उसे ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक बारबरा पूरी तरह टूट चुकी होती है। घर लौटकर वह मिरेक से कहती है, मैं अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। वह यह बात ऐसे कहती है जैसे उसने जूते के फीते बांध लिए हो। उसे कोई शर्म नहीं, उसे कुछ महसूस नहीं होता। वह अपने पति के प्रति कठोर, अपने बच्चों के प्रति उदासीन हो चुकी है। परिवार टूट रहा है। वे उस आदमखोर अजनबी के साथ रह रहे हैं, जो उनकी मां और पत्नी के शरीर में आ गया है। उन्हें लगता है वह हमेशा के लिए चली गई। लेकिन बारबरा के अंदर एक वैज्ञानिक अभी भी जीवित था। हालांकि वह खुद इससे अनजान थी। उसने जो पढ़ा था, वह कहीं न कहीं उसके दिमाग में दर्ज था। वह जानती थी कि कभी-कभी इम्यूनोथेरेपी के दौरान ट्यूमर पहले बड़े होते हैं,
फिर मर जाते हैं। वह इसी उम्मीद पर अड़ी हुई थी, भले ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आखिरकार एक आखिरी हथियार बचा था, टारगेटेड थेरेपी। ये दवाएं डेब्राफेनिब और ट्रांटिनिब खास तरह के जीन म्यूटेशन पर काम करती हैं। बारबरा के ट्यूमर में एक दुर्लभ म्यूटेशन था। किसी को नहीं पता था कि यह दवा काम करेगी या नहीं, लेकिन कोई चारा नहीं था। उसने गोलियां लेनी शुरू कर दी। पहले कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ, फिर शरीर पर भयंकर दाने निकल आए, खून के छाले हो गए, बुखार इतना तेज कि वह कांपने लगती थी। एक रात वह बाथरूम में बेहोश हो गई। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ। जुलाई 2015 के अंत में बारबरा फिर से एमआरआई कराने जाती है। डॉक्टर एटकिंस कमरे में आते हैं और इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान है। वह कहते हैं, यह काम कर गया, सारे ट्यूमर सिकुड़ गए हैं या गायब हो गए हैं। बारबरा राहत के बजाय वैज्ञानिक बन जाती है। वह बहस करने लगती है, लेकिन कैसे पता चला? क्या यह टारगेटेड थेरेपी थी या रेडिएशन? डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि किसने काम किया, आप जीवित हैं, यही मायने रखता है। धीरे धीरे बारबरा का दिमाग लौटने लगता है, सूजन कम होती है, वह फिर से पढ़ सकती है, बातें याद रख सकती है। लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। रेडिएशन के प्रभाव से उसकी बाईं आंख की नस क्षतिग्रस्त हो जाती है और वह हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। वह अब 2 आयामों में देखती है, गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाती। वह दौड़ते समय गिरती है, साइकिल चलाते समय दीवारों से टकराती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह फिर से चलना, दौड़ना, तैरना सीखती है। 1 साल बाद 2016 में वह अपने परिवार के साथ एक ट्रायथलॉन में भाग लेने का फैसला करती है। वह खुद नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में। वह तैरेगी, उसके पति साइकिल चलाएंगे और दामाद दौड़ेगा। तैराकी के दौरान जब वह ठंडे पानी में कूदती है, तो उसे डर होता है कि कहीं दौरा न पड़ जाए, लेकिन वह तैरती है। 1 घंटे के करीब तैरने के बाद जब वह पानी से बाहर निकलती है, तो भीड़ उसके लिए तालियां बजाती है। वह अपने पति के पास दौड़ती है और वह उसे गले लगाते हुए कहता है, जीवन एक टीम खेल है मेरी प्यारी। बारबरा लिप्स्का आज भी जीवित है। वह एक कैंसर सर्वाइवर है, एक न्यूरो साइंटिस्ट है और एक ऐसी इंसान है जिसने पागलपन को अपनी आंखों से देखा है। वह कहती है, उस दौरान जब वह पागल थी, उसे कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था। असली दर्द तो बाद में हुआ, जब उसे पता चला कि उसने अपने परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया था। उसने अपने पति की आंखों में वह दर्द देखा। जब वह उसके अंदर आए, उस अजनबी से डर गया था, जो उसकी पत्नी की तरह दिखता था। वह कहती है, हमारा दिमाग ही हम है। जब दिमाग बीमार हो जाता है, तो हम खो जाते हैं। और इस बीमारी में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मरीज को खुद अपनी बीमारी का पता नहीं चलता। बारबरा आज उन लाखों लोगों के दर्द को समझती है जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। वह उन परिवारों के संघर्ष को समझती है जो अपने ही किसी को खो रहे हैं, जबकि वह शारीरिक रूप से सामने बैठा होता है। वह कहती है, उसके अंदर अब भी डर बसता है। डर है कि कहीं दिमाग फिर से सूज जाए, कहीं वह फिर से उस अंधेरे कुएं में न गिर जाए। वह हर दिन खुद की जांच करती है, गणित के सवाल हल करती है, तारीखें याद करने की कोशिश करती है। वह अपने दिमाग की कसरत करती है, जैसे कोई मैराथन की ट्रेनिंग करता है। लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह कहती है, जीवन बहुत खूबसूरत है। वह हवा में झूलते पेड़ों को देखती है, बगीचे में बिखरी फूलों की पंखुड़ियों को देखती है और सोचती है, मैं यहाँ हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और यही सबसे बड़ी जीत है, यही असली आयरन मैन है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।